जो गौतम बुद्ध का अनंता आइडिया जानते हैं क्या है? अनंता आइडिया, क्योंकि जो चीज क्लियर नहीं है, जो चीज अभी पक्की नहीं है, वो तो आइडिया ही है। क्या है अनंता आइडिया? अनंता आइडिया का मतलब ये कि जो चीज देख करके आपको लगे ये बेकार है, ये खराब है, खराब मतलब ये मुझे तकलीफ देने वाली है अभी, वो आप है ही नहीं। दिस आई एम नॉट, ये अनंता आइडिया। इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता है। अचानक मुझे फिर ख्याल आया कि जब मैंने योग वशिष्ठ पहली बार पढ़ी थी तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। उसमें जितने भी साधु वाधु थे, कभी वशिष्ठ का नाम आया, कभी कोई ऋषि का नाम आया, कभी वेद व्यास का नाम आया, ढेर सारे ऋषियों का नाम आया उसमें। और सब के सब कहते हैं कि वो हायर लोकाज में से नीचे आए, और जब उन्होंने एक ऋषि ने एक राजा को देखा और उनकी रानी के साथ, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उनको लगा कि क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। फिर जब उन्होंने सोचा कि ऐसा मैं भी हो सकता हूँ, तो उनका जन्म हो गया। तो जब ये सवाल पूछेंगे आप इस दुनिया में, सोसाइटी में, कि क्या ये मैं हो सकता हूँ क्या, तो आप अंदर घुस जाएंगे। तो इसका उल्टा ये है कि दिस आई एम नॉट, तो आप निकल भी सकते हैं। आज मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। शीश के साथ में कैरम खेल रहा था, तो पहला गेम तो मैं मतलब सारे के सारे कॉइन्स थे, हम लोग डाल रहे थे। तो पहले वाले में मैंने ढेर सारे डाले, शीश ने हार्डली एक या दो तीन डाले होंगे, तो दुखी सा हो गया। तो फिर बोलता है फिर से खेले। मैंने कहा चलो फिर से खेलते हैं। फिर सारा का सारा डाला हम लोगों ने। फिर जब मैंने 3-4 कॉइन्स डाल लिए तो बोलता है आप जीत गए पहले से। तो मुझे कहा बेचारा दुखी हो जाएगा, और पर्पस क्या है गेम खेलने का, कि खुश रहे हो। ये थोड़ी है कि अभी 7-8 साल के बच्चे को आप रूल सिखा रहे हैं। कौन सा लड़ाई है क्या ये, कि जंग के मैदान में रूल सिखा रहे हैं। हम लोग तो मौज मस्ती के लिए। तो फिर मैंने ठीक है चलो फिर से शुरू कर दिया मैंने गेम। मैंने कहा ऐसे तो करोगे तो तुम फिर गेम पूरा ही नहीं होगा। पता नहीं होगा। लेकिन तब मेरे दिमाग में ये आया कि अभी अनफेयर गेम हो रहा है। मेरे मसल्स हाथ के मजबूत है, मैंने बहुत साल प्रैक्टिस की है, और शीश तो एकदम नया है। तो चलो मैं शीश की तरह ही खेलता हूँ। तो मैंने बाएं हाथ से खेलना शुरू कर दिया, और जो मेरे प्रैक्टिस्ड उंगलियां थी उनसे बजाय खेलने के, मैंने उन उंगलियों से खेलना शुरू कर दिया जो पहली बार खेल रहे हैं। तो फिर बराबर का गेम हुआ, और उसमें भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था डालने के लिए कॉइन्स। तो उसके पास ऑब्वियसली लॉ ऑफ एवरेज, वो तो डालना चाहता था, मैं नहीं डालना चाहता था। उसके पास कॉइन्स इकट्ठा होने शुरू हो गए। तब पहली गेम में उसके पास ढेर सारे कॉइन आए, और मेरे पास 4-5 वाइट, 3-4 ब्लैक और एक रेड, और उसके पास मुझसे ज्यादा। और हमने 2 रेड डाल दी थी, दो क्वींस डाल दी थी हमने। उसके बाद ज्यादा। तो बहुत खुश, मुझे अच्छा लगा कि वो खुश है, गेम खेल रहा है और खुश है। और मैं तो भाई इस गेम में तो ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड गेम हो चुका हूं। मैं तो हार जीत से मुझे फर्क पड़ता नहीं इस गेम में। तो मुझे कोई खुशी और दुख का अनुभव नहीं था। फिर मुझे लगा कि अच्छा इस गेम में से अगर मुझे बाहर निकलना हो तो क्या करना होगा फेयरली। ऐसे तो बंद करके निकल सकते, लेकिन फेयरली अगर मुझे बाहर निकलना हो तो मुझे शीश से हारना होगा। मन में मैंने सोचा। फिर मैं खेलता रहा, कभी डालता, कभी नहीं डालता, कभी डालता, कभी नहीं डालता, और शीश के पास धीमे धीमे सारे के सारे कॉइन्स जाते गए। उसके बाद जितने कॉइन्स जाते गए उतना मैं भी खुश होता रहा। वो भी खुश, मैं भी खुश। और लास्ट में एक कॉइन हम दोनों के पास आए, मतलब दोनों एक था, उसको भी डाला। फिर से एक 2-3 बार एक मेरे से गलती से चली जाती थी। नहीं डालो तब भी, छोटा सा कैरम बोर्ड है, चली जाती थी। फिर फाइनली मेरे सारे के सारे कॉइन्स हट गए। वो बहुत खुश हो गया, और मैं भी अंदर खुश के चलो गेम खत्म हुआ। और फिर मैं निब्बाना स्टेट में चला गया, इस दुखी संसार से, इस कैरम की दुख भरी दुनिया से, जहां पर चाहे ब्लैक पाओ चाहे व्हाइट पाओ, तुम्हें खेलना ही खेलना है। आप समझ में क्या बोल रहा हूं? एक्सपेरिमेंट क्या था कि दुनिया से अगर निकलना है तो आपको धीमे धीमे गेम से निकलने की इच्छा करनी होगी। निकल के जाएंगे कहां सर? कल हम लोग पढ़ रहे थे, आगे उसे पढ़ते हैं। द पेरिनियल क्वेश्चन वेदर सच ए फ्यूचर इज इन स्टोर फॉर अस इज डेल्ट विथ लेटर, के मरने के बाद क्या हमारे लिए कोई ऐसा हैप्पी परमानेंट स्टेट है? अभी आगे देखिए। ऑफ एवरीथिंग दैट कुड एवर बी नोन विद इन एंड अराउंड मी द फॉलोइंग वर्ड्स होल्ड गुड।
हमारे आसपास जो भी चीजें हो रहा है, ये वर्ड उसके लिए बहुत सही है। दिस बिलोंग्स टू मी नॉट, दिस आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई सेल्फ। चाहे ब्लैक कॉइन हो चाहे व्हाइट कॉइन हो। ब्लैक कॉइन मतलब सफरिंग और व्हाइट कॉइन मतलब खुशी, लेकिन वो भी तुम्हें गेम में घसीट के रखेगी। अगर तुम्हारे पास व्हाइट कॉइन है तब भी तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो अगर दुख हटाओगे और सुख रखना चाहोगे तब भी तुम्हें वापस पैदा होना पड़ेगा। और एक है रेड कॉइन, उसमें तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैदा होना पड़ेगा। तो जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं चलेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तब तक therefore the birth and death do not touch me but refer only to the complex of my personality as mere attribute of my being। जब आप ऐसा करते जाएंगे तो अंदर ही अंदर आप इस दुनिया से हटते जाएंगे। तो बाहर की चीजें ही आपको टच कर रही है, अंदर आपके बीइंग को नहीं। एट माई डेथ, और मेरे मरने पर क्या होगा? आई गिव इट अप, मैं इस दुनिया को छोड़ देता हूं। इन ऑर्डर टू क्लिंग इंस्टेड टू द फ्रेश सीड, मर जाता हूं, फिर नया सीड मिलता है, नया बीज। एंड फैशन देयर फ्रॉम अ न्यू बॉडी एंड अ न्यू पर्सनैलिटी बिकॉज आई स्टिल क्रेव फॉर लाइफ। अंदर लाइफ के लिए तो अभी भी क्रेविंग है ना, मरना तो चाहते नहीं हम। एक बहुत अच्छी चीज ओशो बताते थे, मुझे उस समय बहुत क्लियर नहीं होता था कि स्पिरिचुअलिज्म इज अल्टीमेटली सुसाइड, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सुसाइड। क्योंकि जब आप सुसाइड करते हैं तो अंदर अंदर आप चाहते रहते हैं एक परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट करियर, परफेक्ट, वो चीज परफेक्ट नहीं मिलता, इसलिए आप अपनी बॉडी को मार डालते हैं। लेकिन परफेक्ट सुसाइड इज समथिंग लाइक कृष्णमूर्ति, पीपल लाइक कृष्णमूर्ति, दे डोंट वांट टू कम हियर बैक। हम तो खाली अपने घर में और अपने परिवार में नहीं जाना चाहते, वो इस दुनिया में नहीं आना चाहते। दैट इज द मोस्ट परफेक्ट सुसाइड, स्पिरिचुअल। तो लेकिन आप जब मरते हैं तो फिर आप नया बॉडी लेते हैं, नई पर्सनालिटी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसलिए लोग इसको डील भी नहीं करते। इस सोचते हैं इसी लाइफ में जो कुछ भी हो झेल लो, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा दो कि इसी लाइफ में डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, गरीब आदमी, जो भी बनना हो इसी लाइफ में बने, अगले जन्म का तो बिल्कुल पक्का ही नहीं है। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम? इट इज अनसर्टेन, ये बिल्कुल पक्का नहीं है, एज टू वॉट फ्रेश जर्म वन क्लिंग्स टू एट द मोमेंट ऑफ डेथ। एकदम जुए की तरह है। और वो रोज हम एक्सपीरियंस करते हैं, कौन सा सपना देख लें, अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, सपने में जानवर बनेंगे, उड़ने वाले इंसान बनेंगे। यही घर में जहां पर एग्जाम में छोड़ करके 10th का बोर्ड का एग्जाम में फेल हो गया तो फिर से बोर्ड के एग्जाम में बैठ जाता हूं मैं सपने में। कभी हवाई जहाज उड़ रही है, मैं छूट गई हवाई जहाज, कभी पानी मेरे रोड के ऊपर जा रहा हूं, पानी भर गई मेरे सर के ऊपर, डूब रहा हूं। ये सारे के सारी चीजें रोज हम सपने में जीते हैं। वैसे ही मरने के बाद अचानक हम लोग पता नहीं कौन सी बॉडी मिलेगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हाउएवर दैट थियोरेटिकली थ्रू द अनंता आइडिया वन कैन एंटर इनटू एनी पॉसिबल फॉर्म। थियोरेटिकली अभी तो पता ही नहीं है, लेकिन बुद्ध ये कह रहे हैं कि जब आप इस दुनिया की कोई भी चीज आप नहीं है तो आप कोई ऐसी चीज है जो कहीं पर भी पैदा हो सकता है, कोई भी फॉर्म में, अमीर भी, गरीब भी, जानवर भी, कुछ भी। थियोरेटिकली थ्रू अनंता आइडिया one can enter into any possible phenomenon form. My present human one is not essential to me. अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये जरूरी नहीं कि बॉडी ही, ये इसके अलावा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, but is only the product of my clinging at the moment of death that ended my past life. पिछले जन्म में जो मेरा डेथ था उसकी वजह से मुझे ये बॉडी मिली। इसके कल क्या था, कौन सी तारीख थी? 16 फरवरी। बड़ा खास दिन था। पिछले साल मैंने आपको बड़ा इमोशनल एक वीडियो बनाया था, मैंने अपलोड किया था, किसी को पब्लिक भी नहीं किया था, याद है आप लोगों को? 16 फरवरी को मैंने अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड का मैंने कॉल भी किया था, उसको मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था। वो है कौन? वो एक मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग सी मेमोरी। कल फिर से आया वो वही मौका, लेकिन वो मेमोरी काफी कमजोर हो गई, तो मैंने मैसेज भी नहीं किया, ना फोन किया। ठीक है, अनंत आइडिया, दिस आई एम नो मोर। अगर अंदर अंदर मैं अभी भी ललचा रहा हूं, अगर अभी भी मुझे लगे नहीं क्या पता उस लड़की के साथ दोबारा दोस्ती हो सके, दोबारा वैसी जिंदगी जी सके जैसा हम सोचते थे, तो मैं कोशिश करता, मैं मेल करता, मैं मैसेज करता, मैं फोन करता, तो मैं फिर से गेम में, कैरम के गेम में खेलना पड़ता। खेलते रहो, खेलते रहो।
टू द माई प्रेजेंट ह्यूमन वन इज नॉट एसेंशियल। अगर ये मालूम पड़ जाए कि मेरा प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी बहुत जरूरी नहीं है, तो मैं किसी भी बट इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ माई क्लिंगिंग टू द जर्म साइकी प्रोवोक्ड बाय द मटीरियल एक्ट ऑफ माई पेरेंट्स। दो चीजें इसमें एक सेंटेंस में सहर ने पॉइंट आउट की हैं जो हम लोगों को बिल्कुल बेतुका लगेगा अगर हम कोई पहली बार क्लास में बैठे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग पिछले 2 साल से 3 साल से हम तपस्या कर रहे हैं, एक तरह की तपस्या है जो खुशी खुशी कर रहे हैं हम लोग, वो ये कि एक तरफ हम पैदा कैसे होते हैं, जर्म साइकी। जर्म साइकी मतलब जो बच्चा, जो माँ बाप जब जुड़ते हैं ना, तो सेल्स जुड़ते हैं, स्पर्म और उधर से ओवम, वो दोनों जुड़ते हैं, और उसका भी अपना एक एनर्जी होता है, साइकी होती है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी होती है। उसकी साइकी, जो बंदा अभी भी मरा है, अगर उन दोनों की साइकी मैच हो गई तो पैदा होगा, यहां पर इनकी बॉडी में घुस करके पैदा हो जाएगा। तो मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माता पिता का जब प्रेम संबंध हुआ, सेक्स हुआ, उस समय उनका जो जर्म साइकी था, वो साइकी किस चीज पर डिपेंड करता है, माँ की साइकी पर, बाप की साइकी पर। अगर मम्मी बहुत अच्छी नहीं है या मन में बहुत खराब है, डर वाले थॉट्स आते हैं या फ्रस्ट्रेशन के थॉट्स आते हैं डैडी के, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वैसी ही प्रॉब्लमेटिक आइडियाज और थॉट्स और साइकी वाले अगर कोई बंदा मरता है तो यहां पैदा हो जाएगा। दैट इज द बुद्धाज आइडिया ऑफ कॉन्सेप्शन। बुद्धा जो बताते थे कि इसी तरह से लोग जन्म लेते हैं। When I am forced by death to abandon my present human form, अगर जब मुझे डेथ धक्का मारती है जब, I can in principle cling to a non-human germ and thus become a non-human being. हो भी सकता है कि मैं मर करके कोई इंसान नहीं, कुछ और भी बन सकूं। As my self is not of this world, क्योंकि मेरा जो सेल्फ है इस दुनिया का नहीं है, it is its projection. My I can become anything in the world. चूंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, खाली मैं इस दुनिया में घुसता हूं, इसलिए मैं कुछ भी बन सकता हूं, इंसान भी, जानवर भी, कुछ भी, पेड़ पौधा, कुछ भी। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर मरने के बाद फिर हम क्या बने, क्योंकि हमारे लिए तो एस्पिरेशंस क्या है, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग, कोई अमीर आदमी को देखा, किसी बड़े पॉलिटिशियन को देखा, किसी फिल्म स्टार को देखा, तो उनको लगता है वैसे ही मर के बन जाओ यार। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, खुशी है कि दुख है। कल मैं इनको बता रहा था, आप थे नहीं, कि ये बहुत जरूरी है कि आप जिस स्टेट में हैं, अगर उस स्टेट से आप खुश नहीं हैं तो आप उसको दूह नहीं सकते। गाय को दूहा है कभी आपने? किसी मौके को दूहा है आपने? मौके को दूहना मतलब बोलते हैं मौके पे चौका मारना। जैसे 2 मिनट के लिए आपको क्लास में मौका मिला, आपने टिफिन खोल के खटखट खा लिया, तो उसको मौका मिलता है, उसको बोलते हैं। तो अब 4 फिल्म स्टार हैं, चारों में से खाली एक ही बंदे को बार बार फिल्म्स मिलती हैं और बार बार सुपरहिट हो जाती है, और बाकी 3 फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैं सोच रहा था कि अभिषेक बच्चन जी हैं, ऋतिक रोशन जी हैं, और कौन से फिल्म स्टार्स हैं, अक्षय कुमार जी हैं जो अभी रिलीज हो रही है फिल्म्स, आमिर खान है, सलमान खान है। तो इन एक मेरा खाली थॉट प्रोसेस है, ये नाम हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम इनके नाम अभी कॉमनली सुनते हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा फिल्में अक्षय कुमार की आती रहती हैं, तो उनका साइकी क्या होगा जब भी वो कोई फिल्म लेते होंगे, या तो उनके पास ढेर सारी फिल्में आती होंगी। एक दिन मैंने फेसबुक पर पढ़ा, मैंने कल बता रहा था इनसे, कि अक्षय कुमार का स्टेटमेंट ये है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो उसका ये डर होता है कि कहीं मेरी फिल्म अधूरी न रह जाए। बहुत पैसा लगाता है आदमी, लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, और बिल्डिंगें जैसे हमने आपको बताया ना, हमने एक जमीन खरीदी वहां लखनऊ में, हमारा फंस गया 6 लाख रुपए, क्योंकि जमीन खेत होती है, खेत में फिर बिल्डर रोड बनाता है, डेवलप करता है प्लेस प्रॉपर्टी को, चौराहे बनाता है, वो सब बिल्डर करता है। अगर वो सब नहीं बनाएगा तो जमीन हमारे किसी काम की नहीं है। 1000 स्क्वायर फीट का लेकर के मैं क्या उगाऊंगा, और कहाँ, अगर 10 बीघे जमीन में मेरा 1000 स्क्वायर फीट का क्या मतलब है। तो आधा वो बीच में ही वो बिल्डर बेचारा जेल चला गया, तो मेरे तो 6 लाख चलेगा। ऐसे ही पता नहीं कितने
ऑलमोस्ट 200 प्लॉट उसने बेचे हैं, 6 लाख इंटू 200, तो करोड़ों रुपए उसने फंसा दिए। तो ऐसे प्रोड्यूसर के भी पैसे फंसते हैं। तो अक्षय कुमार जैसे लोग अपने आप को, मैं उनका ये भी सुन रहा था कि वो ये मानते हैं कि मैं इस लायक था नहीं कि मैं तो कोई नौकरी वोकरी मिल जाए, लेकिन मुझे तो यहाँ पर मॉडलिंग करके मुझे पैसा ढेर सारा मिलेगा, एक बार मॉडलिंग करने का 20-25 हजार रुपए। बोलते मेरे भाई थे, कजन्स थे, वो लोग नौकरी करते थे, महीने के 15,000 नहीं मिलते थे, मुझे तो एक बार मॉडलिंग करने का 20-25 हजार रुपए। करते 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 आज भी वो फटाफट फिल्में करते हैं, सबसे जल्दी फिल्में करते हैं वो। और वहीं पर देखिए उन्हीं के टाइम के अभिषेक बच्चन है, ऋतिक रोशन है, फिल्म स्टार्स के बच्चे हैं, उनकी फिल्में बहुत कम आ रही हैं। एक तो आई है, बल्कि कौन सी आई है ऋतिक रोशन जी की, काबिल आई है पिछले साल। तो मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि क्यों ये लोग उस पोजीशन में रहकर अपने आप को उससे निकलने वाली किस्मत को एहसास नहीं कर पाते। कि हर सिचुएशन की एक अपनी किस्मत होती है, एक पॉजिटिव किस्मत होती है, खाली नेगेटिव नहीं होती। हर पॉइंट पर जो बीच में है वो भी किस्मत वाला है, जो ऊपर है वो भी किस्मत वाला है, और नीचे भी किस्मत वाला है। तो पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो आदमी अपनी पोजीशन को छोड़कर ऊपर वाले को या नीचे वाले को देख रहा है, उसको अपना चीज नहीं दिखाई देता। मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं अपने से सक्सेसफुल रेडियोलॉजिस्ट को देखता हूं तो फिर मैं अपनी पोजीशन को मिस कर जाऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा। और वहीं पर अगर मैं अपनी पोजीशन को देखता हूं कि यार मैं कहां पर हूं, तो मुझे यही जगह पे अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी। लखीमपुर से कितने लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मुझे लखीमपुर बड़ा अच्छा लगता है। तो कहां जाएं, क्या करें सर अगले मरने के बाद? पता है मुझे सबसे बड़ी किस्मत क्या लगती है? मैं आप लोगों के साथ बैठता हूं शाम को और इस बुक को पढ़ के बता पाता हूं। इन बुक्स को जब मैं पढ़ता हूं और आपको बताता हूं तो ये बुक्स के शब्द मेरे भी दिमाग में जाते हैं, मेरे खून में, मेरे सेल्स में घुसते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब हम मरेंगे तो कहां, कैसे घुसें? नाउ व्हाट फॉर्म ऑफ लाइफ अदर देन दोज ऑन अर्थ कैन बी अज्यूम टू एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स? इस ब्रह्मांड में आदमियों के अलावा, पेड़ पौधा छोड़िए, जानवर छोड़िए, वो सब तो बनना चाहते, कोई और भी लोग होते हैं इस ब्रह्मांड में? और भी क्या लाइफ फॉर्म्स हैं? Buddha maintains that it is in his contemplative vision he encountered realms of existence which are not immediately accessible to normal cognition. बुद्धा कहते हैं जब वो बहुत गहरे ध्यान में गए तो उनको ऐसी ऐसी दुनिया दिखाई दी जो हमको दिखाई नहीं देती, नॉर्मल आंख कान को दिखती नहीं है। As we for the time being are restricted to normal cognition, must we accept on faith this part of Buddha's doctrine? तो बुद्धा जो बोल रहे हैं आंख बंद करके मैं ध्यान करता हूं और वहां देखता हूं और मुझे दिखता है कुछ ऐसी ऐसी दुनियाएं जहां पर बहुत अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो क्या हम उसको चुपचाप उनसे मान ले, विश्वास के भरोसा कर ले? ऐसे तो हमारे गांव के पंडित जी भी बोलते हैं कि राम है, बैकुंठ है, रावण है, सीता है, गणेश जी हैं, तो उनको ही मान ले। तो क्या खाली विश्वास करके मान ले उनको? एक यहां पर सहर जी का एक खास सेंटेंस है, मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा था आज, मुझे तो समझ में आ गया था, लेकिन मुझे समझाऊं कैसे आपको? मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, फिर देखते हैं मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देयर कैन बी अ बिलीफ विथ सच अ फर्म फाउंडेशन दैट इट अफोर्ड्स सर्टेनिटी। एक बिलीफ हो सकती है जिसका फाउंडेशन बहुत फर्म होता है, जो बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन पे खड़ी होती है, इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन पे खड़ी होती है कि पक्का ही है। ये तो लगता है ना ऐसे सर शब्दों में आपने हमको घुमा दिया। एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा विश्वास जो लगता है कि पक्का है। रुकिए अभी और वेट करिए, देखिए। बट इट मस्ट नॉट क्लैश विथ एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ रीजन एंड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ वेल फाउंडेड एंड ऑथेंटिक फैक्ट्स ऑफ साइंस। लेकिन जो भी वो बोल रहे हैं, बुद्ध बोल रहे हैं कि हायर प्लेन्स में, उनकी बात साइंस के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अगर साइंटिफिकली वो गलत नहीं प्रूव होनी चाहिए, तो हो सकता है सही हो, और तार्किक रूप से भी सही होना चाहिए, लॉजिकली भी सही होना चाहिए। ऐसे हमने तो गणेश जी का देखा, गर्दन कटी हुई है। आज तो क्या, आज से 100 साल बाद भी, 2000 साल भी साइंस इतना तरक्की नहीं कर पाए कि आदमी की बॉडी पर जानवर का सर्जरी कर दे। एनीवेज,
Indeed, there may be a belief that is even demanded by our faculty of reason. और एक हमारी जो फैकल्टी ऑफ रीजन है, जो हम सोच समझ है, तर्क है, हमारा दिमाग है, उसमें हम बहुत बार ऐसा बिलीव करते हैं. उसको पता है क्या बोलते हैं? This is primarily the case when we are expected to believe in accord with other known facts of nature and also fills up a gap. Such an article of faith, for example, is called scientific hypothesis. इस तरह के बिलीफ को साइंस में साइंटिफिक हाइपोथेसिस बोलते हैं. साइंटिफिक हाइपोथेसिस क्या होता है? मान लो कि लोहा हवा में उड़े. जिसने भी पहली बार उड़ाया होगा उसने हाइपोथेसिस बनाई होगी. लोहा तो कभी भी नहीं उड़ सकता हवा में. कागज तो उड़े, लोहा कैसे उड़ सकता है? आज उड़ रहा है. मैं उस बंदे की बात बोल रहा हूं जिसने पहली बार किया होगा. आजकल वो बोल रहे हैं कि खैर वो तो सब आपके आंख के सामने ही आ गया है. कुछ हवाई जहाज, फोन, ये सब चीजें. हम लोग जब बचपन में आप लोगों से छोटे थे, काफी छोटे, 12th में थे, 10th में थे, तो स्टार ट्रेक आता था एक प्रोग्राम. उसमें जो धरतीवासी एक स्पेसशिप में बैठ के जाते थे बाहर स्पेसशिप में, स्पेस में, और वो लोग अपनी जेब में से कैसा निकालते थे, छोटा सा वॉकी टॉकी, ऐसे बटन दबाते थे, करके खुलता था, और हम लोग माचिस के पैकेट से उसको रबड़ लगा करके उसको बनाते थे. हम लोग करके खोलते थे, और आज हम लोग यूज कर रहे हैं. मेरे जीते जागते उसी गैजेट को हम मोबाइल के नाम से यूज कर रहे हैं. लेकिन जिस समय स्टार ट्रेक में दिखाता था उस समय तो हाइपोथेसिस था. स्टार ट्रेक में अभी भी कुछ चीजें दिखाते, उस समय दिखाते थे कि बटन दबाया और आदमी को पूरा का पूरा यहां से कुछ बीम्स निकली, यहां से गायब हुए और वहां लैंड हो गए. चल के नहीं जाना पड़ता था. हम लोग बीमिंग करते थे वो लोग. तो ये सब चीजें क्या है? साइंटिफिक हाइपोथेसिस है. अभी हुई नहीं है, लेकिन क्या पता हो बहुत सालों बाद प्रैक्टिकली हम इंजीनियरिंग करके उसको ले आ सकें. तो आज भी बहुत सी चीजें नहीं, रोज ऐड आते रहते हैं कि कार चलने वाली है जो सूरज की बैटरी यूज करेगी, कोई पेट्रोल यूज करेगी, सूरज की रोशनी से चलेगी. तो ये हाइपोथेसिस कर करके ही ढेर सारे हम इजाद करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं. तो क्या वैसा ही इज वन ऑफ विच इज बिलीव इन रियल्स ऑफ सुपर. तो ऐसा ही क्या हम विश्वास एक हाइपोथेसिस नहीं कर सकते? जब बुद्ध बोल रहे हैं तो हम ये ना बोलें कि वो सच बोल रहे हैं, हम ये भी ना बोले कि वो झूठ बोल रहे हैं. हम बोले क्या पता उनको उन्होंने देखा हो, इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है. इसलिए it is most unlikely that in immeasurable universe nature has produced only those form of existence which are accessible to our normal sense and which are to be met with on our relatively tiny earth. बोलते ये लाइकली लगता नहीं, इतना बड़ा ब्रह्मांड और दुनिया में खाली वही चीजें बनी हो जो हमारी आंख को दिखे. ऐसी तो बहुत सी चीजें. आज से कितने साल पहले, मुश्किल से 200 साल पहले कोई ये नहीं मानने को तैयार था कि हमारी बॉडी के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं और वो हमारी बॉडी को जिंदा रखते हैं. अगर डिस्टर्ब हो जाए, बैक्टीरियाज, पता है पेट में हमारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो खाना पचाते हैं. अगर उनकी पॉपुलेशन कम ज्यादा हो गई तो बीमार हो जाते हैं हम. हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए जो लोग बार बार हाथ धोते हैं दिन में 50 बार, उनकी स्किन भी बीमारी हो जाती है. बिकॉज गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज एक साथ रहते हैं. गुड बैड मतलब हमारे हिसाब से, बट वो तो काम करते हैं. तो वो तो हमको दिखते नहीं. ऐसे ब्रह्मांड में जरूरी थोड़ी है कि खाली वही चीजें हो जो दुनिया में हमको दिखें. आवर वैनिटी डिमांड्स दैट मैन शुड बी द सुप्रीम फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इन द एंटायर कॉस्मोस. वैनिटी जानते हैं क्या होता है? गुरूर, घमंड. ये हमारा घमंड ही है. आदमी का घमंड है कि वो मानता है कि इंसान सबसे बड़ी चीज है. धरती पर इंसान है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सबसे बड़े हैं. और हम ये भी कहते हैं भगवान ने अपने आप को इंसान के रूप में बनाया है, या इंसान को भगवान ने अपने रूप में बनाया है. इंसान के रूप में बनाया है. क्यों? भगवान को और कोई अच्छा चीज नहीं मिला था बनाने के लिए. ये सब बातें क्यों हो रही हैं? अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो बर्दाश्त नहीं होगी. लेकिन आप तो बहुत सालों से मेरे साथ हैं ना. हमने तो बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जो पहले बर्दाश्त नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद फायदा हुआ.
Yet, since our Earth is only an inconceivably small part of the boundless cosmos, the forms of life on it must be only a tiny sample of the totality of living forms in the cosmos. क्योंकि हमारा धरती बहुत छोटा सा है कॉस्मोस के हिसाब से, इसलिए जो यहाँ पर जीव जंतु हम लोग हैं वो ब्रह्मांड के हिसाब से बहुत छोटी सी सैंपल है बस। परसों मैं पार्टी में गया था, तो थैंक्स टू तालेब, थैंक्स टू कौन, डैनियल कारामैन, उन्होंने एक सैंपल साइज के बारे में बड़ी खास चीज बताई है। सैंपल साइज समझते हैं क्या होता है? जब भी कोई आप रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, कि जैसे आप ये रिसर्च कर रहे हैं कि शराब पीने से नुकसान होता है कि नहीं होता, तो आपने 500 लोगों को, शराब पीने वालों को रिसर्च किया, उनकी हेल्थ को चेक किया, उनका ब्लड लेवल, उनकी हेल्थ ओवर 10, 15, 20 साल में, तो फिर आप बता सकते हैं, रिसर्च के साथ प्रूव कर सकते हैं कि सही है कि गलत। तो एक भाई साहब थे जो खुद थोड़ा शौकीन थे, ड्रिंक के शौकीन थे, और उस समय ड्रिंक बना भी रहे थे उसी दिन पार्टी में। तो और एक बड़ा ही बात बोल रहे थे, तो अगर मुझे कारामैन को नहीं पढ़ा होता तो मुझे लगता बात तो सही कह रहे हैं। बोलते, अरे सर आपने कभी देखा है, सबको बोल रहे थे, आपने कभी देखा है सरदारों को, देखा है कभी? सरदार लोग कितना पीते हैं दारू, लेकिन अब कभी आपने सुना है सरदारों को दारू पीते हुए मरते हुए? उसकी वजह है, बस मैं क्यूरियस रहा, सब लोग क्यूरियस थे, उसकी वजह यह है कि वो लोग खाते भी खूब है, खूब जम के खाते हैं और जम के पीते हैं। तो मेरे बगल में डॉक्टर साहब बैठे थे, मैंने कहा हम लोगों ने डॉक्टरी तो फालतू में कर ली है। मैंने कहा आपको, और मैंने कहा सर आप, बोलते आप बताइए आपकी जान पहचान में कोई भी सरदार हो? मैंने कहा सर सैंपल साइज के हिसाब से मैं तो 50 सरदारों को भी नहीं जानता, मेरे दिमाग में 50 सरदार है ही नहीं। तो अगर 2 या 3 सरदार जानते हो, और वो सरदार भी कब कैसे मरे मुझे कौन बता रहा है आकर? सरदार तो छोड़िए, मैं कितने लोगों को जानता हूं। सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसलिए जब हम अपने सिस्टम 1 पर भरोसा करते हैं ना, अरे मैंने देखा था वो सरदार आया था, इतना हट्टा कट्टा दारू पीता था, उसको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब दारू पीने से कुछ नहीं होता। ये सिस्टम 1 बताता है कि सिस्टम 2, डैनियल कारामैन का 2 सिस्टम होते थे। सिस्टम 2 चीजों को गहराई से रिसर्च करता है, सिस्टम 1 जो दिखता है उसी में से एजम्पशंस बनाता है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और यही मत सोच के रखिए कि आप ही सब कुछ हैं और जो कुछ आपको नहीं दिखता वो नहीं है। Is not the very idea a postulate of every faculty of reason, a feeble presentiment of bubbling fertility and limitless plenitude of energy seen everywhere at work in nature? लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या ये आइडिया अपने आप में महान नहीं है कि अलग अलग टाइप के जीव जंतु, अलग अलग टाइप के ब्रह्मांड में जीव होंगे, जैसे हमें वैसे वो भी होंगे? Is it not also self-evident that in the higher, subtle, spiritual spheres of the universe, forms of life are present which are so superior to the animal-human form that the following words apply? अब मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं, जो आज का सबसे जोरदार सेंटेंस है, और जो इसको सुनकर गले के नीचे से उतार ले वो सोतपन्ना जानते हैं? 7 जन्मों में उसका उद्धार पक्का। और जो इसको उल्टी कर दे मतलब है बकवास है सर, वो 70 पन्ना या 700 पन्ना या 7 करोड़ पन्ना भी हो सकता है, उनकी गारंटी मेरे को नहीं है। बोल रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जो सटल स्पिरिचुअल स्फीयर्स हैं उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु बोलना बड़ा खराब है, जो लाइफ फॉर्म्स रहते हैं वो इतने सुपीरियर हैं इंसानों से, इतने सुपीरियर है कि ये सेंटेंस उन पर अप्लाई करता है। क्या सेंटेंस है? टू द गॉड्स मेन आर इम्प्योर। भगवानों के लिए आदमी क्या है? गंदा है, इम्प्योर है। एंड आर नोन टू बी इम्प्योर, और वो जानते भी हैं इस चीज को कि वो अछूत, इम्प्योर है। दे आर इवल, दे आर ऑफ इवल ओडर। आदमियों से ना, भगवानों को, जो देवता टाइप के लोग होते हैं, उनको बदबू आती है, इवल ओडर। एंड आर नोन टू बी ऑफ इवल ओडर, और वो जानते भी हैं कि इवल ओडर है। एंड दैट इज वाई दे आर रिपल्सिव एंड आर नोन टू बी रिपल्सिव। इसलिए वो इंसानों को
ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम मच्छरों को ट्रीट करते हैं, चूहों को ट्रीट करते हैं। हमारे घर में नहीं घुसने देते हम ना चूहों को, मच्छरों को, कीड़े मकोड़ों को। हम दरवाजा बंद करके रखते हैं, साफ सुथरा लाइट जला करके। कहीं मच्छर घुस जाए तो उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। दे रिपेल द ओडर ऑफ मेन जो इंसानों की बदबू है, ड्राइव्स गॉड्स 100 माइल्स अवे। जब हमारी बदबू आती होगी ना किसी देवता, हम तो जाके मंदिर में घंटा बजाते भगवान जी आइए। और जो बेचारे वो जो ईश्वर लोग हैं वो हमसे 100 मील दूर भागते, भैया तो हमको छोड़ पीछा। भाई यही हाल तो मच्छर का भी है। वो आता है हमारे शरीर पे बैठता है कि हे ईश्वर हमारी भूख पूरी करिए, हम आपका शरीर से सोपान रस पिएंगे तो हम जिएंगे, प्रभु हमको आशीर्वाद दीजिए। और प्रभु उसको ताड़ से मार के खत्म कर देते हैं, क्योंकि प्रभु को खुद जीना है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम भी किसी के मच्छर हो सकते? मतलब खाली सोचने वाली बात है। नहीं तो फिर क्यों प्रभु लोग हमारे पास नहीं आते? सालों साल से तपस्या कर रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं लोग, मक्का मदीना जा रहे हैं, रोम जा रहे हैं, लेकिन प्रभु सुनते नहीं, प्रभु आते नहीं। क्या पता प्रभु भागते हो हमसे? जो ईश्वर लोग हैं, ईश्वर मतलब जो गॉड्स टाइप के लोग हैं, देवता टाइप के। द ऑर्डर ऑफ मेन ड्राइव्स द गॉड्स 100 माइल्स अवे, दूर दूर। In any case, we leave, as Duprel says, no right whatever to regard us identical the concept of living being, the albuminous creatures, and it is far more likely that they are related to each other as genus to the species. ड्यूप्रेल बोलते हैं कि देखिए वो है, अच्छे हैं खराब है हम नहीं जानते, लेकिन जो भी हैं उनका हमसे रिलेशनशिप वही है जो आपस में जेनूस का होता है। बहुत दूर होते हैं। इंसान और बंदर एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जात के हैं, लेकिन फिर भी बहुत दूर है, हजारों साल का। आज जो बंदर है उनकी पीढ़ी जब हजारों लाखों साल बीत जाएंगे तब वो इंसान बनेंगे। हम भी तो जानवरों से आए ना, ऐसे रिसर्च कहता है, अभी तो हम जानते नहीं। इट वुड बी वेरी नैरो माइंडेड ऑफ अस टू अटेम्प्ट टू अप्लाई आवर अर्थली कॉन्सेप्शन टू द कॉस्मोस। अगर हम ये मानते हैं हमारे धरती के जो आइडियाज हैं हम वहां कॉस्मोस में डालते हैं, तो पता है क्या होगा? सारे एलियन विलेन होंगे। पता नहीं, सारी फिल्मों के जो विलेन होते हैं वो एलियंस विलेन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हीरो कौन बनेगा तब? हीरो तो आदमी बनना पड़ेगा ना, आदमी से। इसलिए हमेशा विलन एलियन। ब्रह्मांड में और कोई रहता ही नहीं है आदमी के हिसाब से। ये गलत बात है। एंड इवन इफ वी विश टू रिगार्ड द change of matter with persistence of form as characteristic of all cosmic life, metabolism could still be brought about in a way different from that of digestion, blood circulation and respiration. तो ये भी तो पॉसिबल है कि जो बाहर के ब्रह्मांड में जीव रहते हैं, लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, वो हमारी तरह से नहीं जीते हो, उनका ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन इस तरह से ना हो, किसी और तरीके से होता हो। In fact, the existence of realms of higher beings is a postulate of faculty of reason, then it is dogmatic to want to dismiss as impossible the statement of Buddha that he has been in direct communication with the denizens of those higher realms. अगर एक possible postulate है जो बुद्ध कह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि बुद्ध उनसे मिले हो। बुद्ध कह रहे हैं, I have had a vision of beings. मैं ऐसे लोगों को देखा है मैंने, with good conduct in work, words and thoughts, जिनके काम करने के तरीके, विचार और थॉट्स और शब्द बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छे थे। Who did not turn up their noses at the elect, who cherished right views and who in their work were determined by right views. जो नाक नहीं चढ़ाते थे किसी के ऊपर भी। हमारे यहां तो उल्टा है, मम्मी पीटती है हम लोगों को, माँ बाप पीटते हैं, बोलते हैं हम भले के लिए पीट रहे हैं। उल्टा होता है असल में। गुस्सा आता है, उस गुस्से को निकालने के लिए एक इंसिडेंट खोजते हैं जहां पर अगर मैं निकाल दूं तो उसका कुछ फायदा हो।
अगर गुस्से में हमने बर्तन तोड़ दिए या नोट फाड़ दिए तो नुकसान हो जाएगा। तो खोजते हैं कि मैं कहां पर अपने गुस्से को निकालूं, तो अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने पति को डांटते हैं, या पत्नियों को मारते पीटते हैं। ये गुस्सा निकालने का, और फिर बोलते क्या है, पढ़ता नहीं इसलिए मैं डांट रहा हूं उसको। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा या नहीं समझ में आ रहा उसको कोई चीज, तो कोशिश करके खोजे ना कि क्यों नहीं आ रहा है उसको। अपने लिए भी मैं कह रहा हूं, एक बड़ा टेढ़ी चीज है, तो खून में घुस गया है। हम अपने आप को पता है कैसे डांटते हैं? अपने आप को डांटने को क्या बोलते हैं हम लोग? गिल्ट। ऐसे आप अभी कह रहे थे सर फेल होने वाला हूं, एग्जाम में कुछ नहीं आता मुझे। फिर जब मैंने आपको बताया कि एक बच्ची ने 12th पास किया, किसी तरह से कॉलेज पास किया और उसकी नौकरी लग गई, आपको विश्वास भी नहीं हो रहा है, ये गिल्ट है आपका। गिल्ट माने आप अपने आप को डांट रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। विश्वास भी नहीं हो रहा है कि जब मेरे विचार सही होंगे, मैं चलूंगा, काम करूंगा, धाम करूंगा तो मुझे काम मिलेगा। नहीं विश्वास हो रहा होगा आपको। विश्वास करा दिया गया है कि किसी आपसे कम पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी के ऊपर भी नाक नहीं उठाते कि ये खराब है, ये अच्छा है। दे डोंट टर्न अप देयर नोजेस, ये बदबू मारा, ऐसा नहीं करते। हु चेरिश्ड, वो सही थॉट्स होते हैं उनके, सही एक्शन होता है और उनके व्यूज सही होते हैं। ये गलत व्यूज फिर क्या होते होंगे, आप सोचिएगा इसके बारे में। With dissolution of the body after death, they have entered on the good path and have reached the heaven worlds. मरने के बाद ये लोग ऐसे थे जो लोग अच्छे रास्ते पे चले और हेवन के वर्ल्ड में पहुंच गए। उसका नाम रखा है सग्गलोका। सग्गलोका, SAGGA लोका। उसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्गलोक, सग्गलोका। बट मॉन्क्स, लेकिन साधुओं, आई से दिस नॉट बिकॉज आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अदर रिलीजियस मेन और ब्राह्मण्स। मैंने दूसरों से सुनकर या किताबें पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूं तुम्हें। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने खुद देखा है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई से वॉट आई माई सेल्फ हैव परसीव्ड इट, आई माई सेल्फ हैव सीन, आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड देम। ऐसे जीव जंतुओं को मैंने खुद बात की है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए कह रहा हूं मैं। अब क्यों भाई, तुम्हारे बुद्ध बड़े समझदार हैं, उनको हम क्यों विश्वास करें? द क्वेश्चन इज वेदर बुद्धा इज अ ट्रस्ट वर्दी विटनेस। क्या बुद्ध जैसे आदमी कुछ कहता है तो उसको विश्वास कर सकते हैं? एंड वेदर हिज मेथड इज साइंटिफिकली सुटेबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद दोज हायर रियल्म्स। और जो तरीके बता रहे हैं, क्या उसको फॉलो करके हम भी उन हायर फॉर्म्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? Surely the Buddha was incapable of any conscious lying. बुद्धा सोच समझ करके भी झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया था ऐसा। उनकी जिंदगी में कहा गया है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वॉज नेवर फॉल्स टू द बेसिक फोर्थ ऑफ हिज बेसिक प्रिंसिपल्स। 4 बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने खुद बनाए थे। डॉक्टर्स, कभी आप हॉस्पिटल गए हैं, आईसीयू देखा है? वो एक प्रिंसिपल बनाया जाता है हॉस्पिटल के लिए कि जो बहुत सीरियस पेशेंट हैं उनके साथ बहुत सालों तक रिसर्च करके देखा गया है कि चप्पल जूते अगर आप बाहर उतार दो तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप कभी आईसीयू में जाओ तो आपके जूते उतरवा दिए जाते हैं, ऊपर से गाउन पहनाया जाता है, आपको टोपी पहनाई जाती है। अगर आपने जूते पहन रखे तो ऊपर से जूते का कवर पहनाया जाता है, तब आप अंदर घुस सकते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करता है डॉक्टर और अपने सारे पेशेंट्स को भी फॉलो करवाता है। ये प्रिंसिपल है। ऐसे बुद्ध ने अपना एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया था। 4th प्रिंसिपल उनका क्या था? नेवर टेल एन अनट्रूथ। कभी भी झूठ न बोलो। Whoever does not shrink from a conscious lie is capable of all evil. जो भी अपने आप को सोचे समझे झूठ से बचाता नहीं है, श्रिंक नहीं करता, वो कोई भी ईवल कर सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है। उनके बेटे थे राहुल, बुद्ध के बेटे थे राहुल। बाद में वो गए थे, एनलाइटन होने के काफी साल बाद वो घर गए थे, तो राहुल भी उनका शिष्य बन गया था। राहुल से कह रहे हैं, देयरफॉर राहुल से टू योरसेल्फ, खुद को कहो, आई विल नॉट लाई इवन इन फन।
अरे मजाक में बोल दिया था मैंने यार। जब पार्टी हो रही थी परसों, सोचिए कैसा महसूस किया होगा इंसान ने। एक भाई साहब कहानी बता रहे थे कि आज से 15-20 साल पहले तो 500 रुपए की बड़ी कीमत थी। ये फन था, मजाक चल रहा था वहां पे। शराब पी रहे थे और मजाक कर रहे थे। हमारे लिए कोको कोला डाल दिया गया था, हम लोग कोको कोला पी रहे थे और भाई साहब लोग अपनी ड्रिंक पी रहे थे। बोलते हैं आज से पता है 15-20 साल पहले कोई मैच आ रहा था तो हमने शर्त लगा ली 500 रुपए की। मैंने तो 500 रुपये रख दिया, फिर जो भाई साहब थे उन्होंने भी 500 रुपये रखा। फिर वो हार गए शर्त, हम लोग जीत गए। लेकिन जब सब लोगों ने बियर वेयर पी ली, उसके बाद हम लोगों ने बताया कि हमने तो जो रीटेलीकास्ट नहीं होता, बाद में आता है जो उसी मैच का, उस पर शर्त लगाई थी। सब खूब हंसे। ये फन में, मजाक में, मस्ती में झूठ शुरू होता है, लेकिन झूठ की शुरुआत खाली मजाक में होती है। उसके बाद तो कहीं पर भी किसी भी चीज को यूज करने के लिए हो सकता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको कुछ बहुत गहरी चीज, सुपर पावर दे रहा हूं मैं, आप ले नहीं पा रहे हैं। मजाक में भी जो अपने आप को झूठ से बचाए वही सोतपन्ना हो सकता है, वही हायर रियलिटी में जा सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बंद कर दीजिए आज से झूठ बोलना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं खाली कह रहा हूं कि ये एक बहुत, ये वैसा ही है जैसे घर की गंदगी। बहुत से घरों में गंदगी होती है, पता नहीं चलता। बहुत से घर साफ सुथरे होते हैं, तो आपको देखना शुरू करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें मैं मजाक में करता हूं। यू हैव दस टू ट्रेन योर सेल्फ, बुद्ध कह रहे हैं कि अपने आप को मजाक में भी झूठ मत बोलो, ऐसा अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। बुद्धा हैड अ क्रिटिकल इंटेलेक्ट, बहुत खास तरह की बुद्धि थी उनकी, परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल ऑन अर्थ, एंड फॉर दिस रीजन एवरी काइंड ऑफ सेल्फ डिसेप्शन इज रूल्ड आउट। वो अपने आप को जितने भी तरीके के धोखे थे सबसे अपने आप को हटा देते थे वो। As regard to his statement, so it is certain, at least for anyone who is aware of Buddha's acute mental keenness as shown by his unique anatta doctrine and the way in which he expounds it, that such a man does not fall a victim to hallucination. तो उनके तरीकों को देख करके, उनकी लाइफ को देख करके तो ये पता चलता है, लगता है कि वो हेलुसिनेशन के शिकार नहीं हुए थे। हेलुसिनेशन मतलब झूठ के, आदमी जो सोचता है झूठ, वो देखना शुरू कर देता है। अनंता आइडिया था उनका, वो हर चीज को इनकार करते थे, नहीं ये थॉट्स को तो एकदम खत्म कर दिया था। इसलिए हो क्या पता उन्होंने सचमुच में देखा हो।